तो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेट एंड सेट थ्योरी पढ़ेंगे। हम अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को अक्सर ग्रुप्स या कैटेगरीज में अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लासरूम में स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, जैसे कि या बुक्स का कलेक्शन या नंबर्स का स्पेसिफिक ग्रुप। तो मैथमेटिक्स में जब हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स का कलेक्शन बनाते हैं तो उसे सेट कहते हैं। सेट थ्योरी में हम इन सेट्स और उनके एलिमेंट के दरमियान रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि सेट क्या होता है, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट्स की डेफिनेशन। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स अटकते हैं ना, वो अटकते हैं इस वेल डिफाइंड के वर्ड में। इस वेल डिफाइंड का मतलब ये नहीं है कि अच्छे से डिफाइन हुआ हो। इसका मतलब है कि आपका आंसर किसी भी पर्सन से डिफरेंट नहीं हो। मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने एक सेट बनाया। सेट ए है 2 4 6 8 10। अब मैंने आपको बोला कि 6 सेट में है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस और नो। मतलब 6 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, बिलोंग्स टू मतलब इस तरह से लिख सकते हैं हम, 6 बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि 7 सेट ए में है या नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं। देखिए, इसकी एग्जाम्पल आप कुछ इस तरह से समझिए। मैंने एक आपको बोला कि आप एक सेट बनाओ फेवरेट मूवीज़ का। तो मैंने एक क्लास से बोली ये बात कि फेवरेट मूवीज़ का एक सेट बनाओ। तो जो पूरी की पूरी क्लास है, उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें सबकी फेवरेट मूवीज़ अलग अलग होंगी। सबके सेट्स यानी अलग अलग बनेंगे। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐठी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे देखो, हर किसी का आंसर डिफरेंट है, हर किसी का सेट डिफरेंट है। तो ये मेरे पास वेल डिफाइन नहीं होगा। वेल डिफाइन वो होता है जिसमें हमारा आंसर सबका सेम बने, जो सेट हो वो सबका सेम बने। समझ गए इसका मतलब, जो मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया। वेल डिफाइंड मीन्स अ कलेक्शन इन विच वी कैन क्लियरली डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सेट और नॉट। अब इसकी एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप लिखिए ऑल यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है, आप एक सेट बनाइए, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में उसका सेट बनाइए। तो कितनी होंगी यूनिवर्सिटीज़, फॉर एग्जांपल 50,000 होंगी, 1 लाख होंगी, 2 लाख होंगी, या 10 लाख होंगी, या 20 लाख होंगी, जितनी भी होंगी। तो उस 20 लाख का पूरा सेट बन जाएगा यूनिवर्सिटीज़ का। अब मैं यही बात किसी दूसरे स्टूडेंट से कहूँगा, वो भी क्या करेगा, वो भी यूनिवर्सिटीज़ का सेट बनाएगा, और जो आपकी सेट्स में यूनिवर्सिटीज़ आएंगी वही यूनिवर्सिटीज़ उसके सेट्स में आएंगी। ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह कोई ऐसी चीज़ बोल दूँ जिसमें फेवरेटिज्म आ जाए, तो वो मेरे पास वेल डिफाइन नहीं होता। उम्मीद है अब आप ये बात मेरी अच्छे से समझ गए होंगे, जो कि मैंने अभी आपको फेवरेट मूवीज़ वगैरह का देख वो कहकर समझाया था। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में अगर आप देखो तो सेट बिल्डर फॉर्म, टेब्यूलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आती है। अभी मैं बताता हूँ ये क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, आपने एक बात नोट किया होगा कि हर बुक में सेट थ्योरी या सेट का चैप्टर नंबर 1 होता है। क्यों होता है ऐसा? जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जो मैथमेटिक्स है ना, उसकी लैंग्वेज एक सेट थ्योरी है। वो कैसे, इसकी एक एग्जांपल ऐसे समझ लें, जैसे कि अभी मैंने सेट बनाया था, या मैं एक क्लास का सेट बनाता हूँ, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने सेट बनाया, उस सेट में अली भी आ रहा था। तो मैं कैसे कैसे कहूँगा, मैं इसको अपनी लैंग्वेज में मैथमेटिक्स में ऐसे कहूँगा, अली बिलोंग्स टू क्लास ए। कह सकता हूँ ऐसा, अली बिलोंग्स टू ए। समझिए अभी ये बात। तो ये एक मैथमेटिक्स की लैंग्वेज होती है। तो आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे टेब्यूलर फॉर्म। टेब्यूलर फॉर्म क्या होती है, देखिए। टेब्यूलर फॉर्म आपके पास कुछ एक सेट बना हुआ है, मैंने एस से ही डिनोट कर दिया सेट। एस से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 बस। ये जो मैंने अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर लिखे ना, ये लिखे हैं टेब्यूलर फॉर्म में। ये जो सेट बनाया है, ये सेट की फॉर्म कहलाती है टेब्यूलर फॉर्म। अब इसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप देखिए, कुछ ऐसी ही मैंने एस का ही सेट बनाया, और इसमें लिखा हुआ होगा सेट ऑफ बस 5 नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है, जिसमें वर्डिंग्स लिखी होती हैं कुछ। सेट ऑफ
फर्स्ट 5 नेशनल नंबर्स, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है, देखिए। हम इसी सेट पर ही काम चलाते हैं जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है। वो बनेगा एक्स डैश एक्स बिलोंग्स टू, चाहिए बिलोंग्स टू कहते हैं, आपको सबको पता होगा। अगर इस तरह का कुछ आपके पास सिंबल बना हुआ है सेट्स में तो इसको हम कहेंगे बिलोंग्स टू। और अगर कुछ ऐसा आ जाए तो इसको बोलेंगे डस नॉट बिलोंग्स टू। ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी आप इसको बस इस तरह से समझिए, एक्स डैश एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक्स डैश एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कैप 1 से शुरू होगा। नेशनल मतलब नेशनल नंबर 1 से शुरू हुए और ख़त्म हुए 5 तक। एंड 1 और 5 इसमें शामिल है या नहीं है? 1 और 5 शामिल है, जब भी मैंने इक्वल्स टू बनाया है। इसको मैं आपको लिखना ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, जब मैंने नंबर लाइन पढ़ाई थी वहाँ पे आपको ये सिखाया था। अच्छा, तो इसको रीड कैसे करते हैं स्टेट बिल्डर फॉर्म को? फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है। तो इसको रीड कुछ इस तरह से करेंगे, एस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज बिटवीन 1 and 5। यहाँ पे जो एक्स है ये वाला, ये कोई सा भी नंबर हो सकता है। दिस एक्स इज एनी नंबर, कोई सा भी नंबर हो सकता है ये। जो हमारे पास बिलोंग्स टू की साइन बनी हुई थी, ये शो करता है बिलोंग्स टू नेशनल नंबर्स ना। तो ये साइन हमें बताती है कि ये जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स इज नेचुरल नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू, देखो इस डैश के बाद लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके बाद ये जो डैश है, इस डैश को कहते हैं सच दैट, यानी ऐसा के। तो लिख देता हूँ, ये भी इस डैश को हम सच दैट बोलते हैं। और ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं, कुछ बुक्स में ये इस तरह से लिखा हुआ है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। कुछ बुक्स में हम इस ऐसे भी लिख देते हैं एक्स, ऐसे सेमी कॉलन लगा के ऐसे भी लिख देते हैं, मतलब इस पूरी चीज़ की जगह इस तरह से भी लिख देते हैं। और कुछ ऐसे भी बना देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा, ये डैश ऐसे भी बना देते हैं। मतलब सबका एक ही है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसको भी सच डेट पढ़ेंगे, इसको भी सच डेट पढ़ेंगे। और लास्ट में जो आया था, इसका मतलब क्या था? द वैल्यू ऑफ एक्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एक्स की वैल्यू शुरू हुई 1 से और एंड हुई 5 पर, लिख दिया मैंने। ठीक है, इसका मतलब ये है। उम्मीद है आपको सेट बिल्डर फॉर्म समझ आई होगी। ये अभी हम जब बाकी इसी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको फर्दर फर्दर समझ आता रहेगा। अब हमारे पास आता है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। उम्मीद है आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो इसकी एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, मतलब हमारे पास एक सेट में जितने भी नंबर्स होंगे ना वो उसकी कार्डिनलिटी होगी। तो अगर मैं एक सेट बनाऊं ए का और इसमें मैं नंबर्स डाल दूं 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसकी कार्डिनलिटी क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहलाती है कार्डिनलिटी। ठीक है, कितने उस सेट्स में ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं इस सेट ए में? अच्छा, इसको कुछ इस तरह से शो करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ सेट ए में। कितने हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में? 5। तो 5 इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। कितने, कैसे ऐसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5। अब देखिए इसकी एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। अगर मैंने एक और ए का सेट बनाया, ए का चलो छोड़े, हम बी का बनाते हैं। बी का सेट बनाया और यहाँ पे मैंने ए बी सी, बस ये 3 सेट्स, ये 3 एलिमेंट्स लिख दिए, 3 ऑब्जेक्ट्स लिख दिए। तो बताओ इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? इसकी कार्डिनलिटी होगी 3, क्योंकि यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 3, 1 2 और 3। कार्डिनलिटी ये होती है बस।
अब नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। दो सेट्स इक्वल होंगे अगर उनके एलिमेंट्स सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंसिडर सेट ए एस 1 1 2 3 and 4 एंड सेट बी 1 2 3 and 4। अब यहाँ पे मुझे बताओ ए और बी इक्वल है या नहीं है। तो अगर आप नोट करेंगे तो ए और बी आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? देखो, अगर कोई एलिमेंट आपके पास डुप्लीकेट आ जाए तो डुप्लीकेट एलिमेंट इसमें काउंट नहीं होते। ये वन और वन सेम है ना, तो वन को सिर्फ हम एक ही दफ़ा काउंट करेंगे। सही है। तो अब देखो, इसको एक दफ़ा काउंट करो और पढ़ो 1 2 3 4, और बी 1 2 3 4। तो ए इज इक्वल्स टू बी। ये दोनों इक्वल सेट है, मैंने लिख दिया। अच्छा, अरेंजमेंट्स जो होती हैं ना वो आगे पीछे हो सकती हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल कंसिडर करता हूँ। मैंने ए बी, एक सेट बनाया ए बी सी और डी का, और दूसरा सेट बनाया मैंने बी सी ए डी का। तो यहाँ पे बताओ मुझे ये दोनों इक्वल्स हैं या नहीं है? ये दोनों इक्वल हैं। अरेंजमेंट से कुछ नहीं होता, दोनों के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है। अब देखो, अगर मैं एक सेट बनाता हूँ सी का और वो सेट है 2 3 4 and 5, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ बी और सी आपस में इक्वल है या नहीं है। तो आप इसकी कार्डिनलिटी मत देखना कि 1 2 3 4 इसमें नंबर्स हैं, 1 2 3 4 इसमें नंबर्स हैं, तो भाई ये दोनों सेट आपस में इक्वल है। नहीं, इनके नंबर्स की बात हो रही है, जो इसके एलिमेंट्स हैं अंदर, जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दोबारा से पढ़ लो। टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो मैं लिखूंगा सी इज नॉट इक्वल्स टू बी। ये नॉट इक्वल्स हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर एंड एलिमेंट्स, और इन अदर वर्ड्स इफ देयर कार्डिनलिटी इज सेम। अगर दो सेट्स हैं और उनकी कार्डिनलिटी सेम है। कार्डिनलिटी क्या होती है? कार्डिनलिटी होती है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक सेट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर उनकी कार्डिनलिटी सेम है तो वो कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है। जैसे कि हम यहीं पे एग्जांपल देखते हैं जो मैंने ऊपर बनाया है। मैंने यहाँ पे सेट बनाया, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो मुझे बताओ बी और सी सेट में ये दोनों के दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो बिल्कुल ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है। इनकी कार्डिनलिटी चेक करो। इनकी कार्डिनलिटी है 1 2 3 4, मतलब फोर एलिमेंट्स हैं इसमें, और 1 2 3 4 फोर एलिमेंट्स हैं इसमें। इसका मतलब ये दोनों के दोनों सेट्स इक्वल तो नहीं थे, लेकिन इक्विवेलेंट है, क्योंकि इनकी कार्डिनलिटी सेम है। तो हम लिखेंगे बी इज इक्विवेलेंट टू सी। इक्विवेलेंट को कुछ हम इस तरह से लिखते हैं। अब है नल सेट्स। Null set does not contain any, or in other words, we can say a set having no element is called an empty set or null set। empty set भी कह सकते हैं और null set भी कहते हैं। अगर एक सेट है और उस सेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसको हम null set कहेंगे या empty set। अच्छा, इट इज़ डिनोटेड बाय, इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है, आप लिख सकते हैं डेफिनेशन में आगे, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस। और इस तरह से आप बिल्कुल एम्प्टी सेट भी बना सकते हैं, मतलब जो ब्रैकेट बनता है ना, कर्ली ब्रैकेट सेट्स का, तो उसी को आप इस तरह से एम्प्टी करके बना सकते हैं। ये इसका सिंबल होता है। इसकी एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैंने कहा सेट, एक सेट बनाओ, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 and 6। मैंने बोला सेट बनाओ इवन नंबर का बिटवीन 5 and 6। बिटवीन का मतलब होगा 5 और 6 के दरमियान जितने इवन नंबर आते हैं उनका सेट बनाओ। तो आपने अगर इवन नंबर समझा हुआ है, आपको पता है इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको ये भी समझाया हुआ है। जब मैंने आपको नंबर सिस्टम समझाया था वहाँ पे मैंने आपको इवन नंबर भी समझाया था। तो जब हमने पढ़ा था कि इवन नंबर क्या होते हैं, तो बताओ 5 और 6 के दरमियान हमारे पास इवन नंबर आते हैं या नहीं आते? 5 और 6 के दरमियान की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो 5 और 6 के दरमियान आता हो। तो मतलब इसका सेट क्या बनेगा? अच्छा, सेट को हम सपोज कर लेते हैं ए सेट बना लो, बी सेट बना लो, सी सेट बना लो, मर्जी है। सपोज कर लिया ए, तो ए बनेगा एम्प्टी सेट, मतलब कोई भी नंबर नहीं आएगा इसमें, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इस सेट में। ठीक है। कोई भी एलिमेंट नहीं आया इस सेट में, बस एम्प्टी सेट बना। और आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे। ठीक है। ये होता है नल सेट। अब आगे चलते हैं हम कुछ सिंबल्स की जानिब। सिंबल्स आपको क्या क्या देखने पड़ सकते हैं इस चैप्टर में। तो अगर कुछ इस तरह का सिंबल है, मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? अगर आप देखो तो ताल्लुक़ रखना। ठीक है।
ए का ताल्लुक इस सेट से है, अली का ताल्लुक इस सेट से है, या जो भी आपके पास सेट का एलिमेंट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल टू, टू का ताल्लुक सेट ए से है या सेट बी से है, तो टू बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरह से लिख देंगे। दिस मीन्स जैसे डैश डला हुआ है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अब हम देखते हैं सबसेट, जिसका सिंबल, अच्छा मैंने सिंबल्स में बना दिया, तो मैं सबसेट की हेडिंग ही डाल देता हूँ। सबसेट की डेफिनेशन पे नहीं जाते, सबसेट का दरअसल मुझे आपको बस सिंबल बताना था। अच्छा, कुछ इस तरह से सबसेट का सिंबल होता है, सी ही समझ लीजिए इसको, इस तरह का सी कुछ, ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए। तो सबसेट का सिंबल जो मैंने आपके सामने बना के दिखाया है, ये होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास एक सेट ए बना हुआ है और एक सेट बी बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट बना दिया सेट ए, जो कि है 1, 2। उसके बाद मैंने सेट बी बनाया, जो कि है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी से कोई से भी सेट ले लिया। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो, तो सेट बी में आ रहे हों, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में आ रहे हों, तो हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, ए बी का सबसेट है, हम कुछ इस तरह से कहते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं, ए सबसेट की जो साइन है वो आई, और बी ए बी का सबसेट है। सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो बी में देखो, बी में 1 और 2 भी है, उसके आगे के तो चाहे जो भी हो, लेकिन 1 और 2 तो आ रहा है ना, ऐसे ही है, ऐसा ही है। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल कंसिडर करूं और वहाँ पे मैं बना दूं, तो यहाँ पे मुझे एग्जांपल कंसिडर करनी चाहिए थी, देखो। क्या मैंने ए का सेट थोड़ा सा चेंज कर दिया, वरना आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते। ए में भी मैंने 1, 2, 3, 4 बना दिया, और बी में भी मैंने 1, 2, 3, 4 बना दिया। वो बात की कहानी है कि इक्वल सेट है या जो भी सेट है, मैंने अभी पूछा कि बताओ सबसेट है या नहीं है। तो मैंने सबसेट की आपको जो अपने मुंह से आपको बताया कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे होंगे, मैंने वर्बली आपको ये बोला था ना, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे होंगे तो हम उसको कहेंगे ए बी का सबसेट है। तो बिल्कुल ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे ए बी का सबसेट है। ठीक है, अब देखो, मैंने इस जो सबसेट का साइन बनाया, इसके नीचे इक्वल्स टू का डैश लगाया था। ये डैश लगाने का ये मकसद है कि सारे के सारे एलिमेंट मौजूद हों और ये दोनों आपस में क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो आप ऐसे करके लगा सकते हो, ये डैश लगा सकते हो। अगर ये दोनों आपस में इक्वल ना होते तो फिर हम क्या कहते, एक नई एग्जांपल कंसिडर करते हैं। तो वो अब पुरानी वाली एग्जांपल कंसिडर करते थे, कर लेता हूँ मैं, जो कि ये थी। और भी तो, चलो एक काम करते हैं, ए नहीं, मैं करता हूँ यहाँ पे, इसको बना देता हूँ, डी का सेट बना देता हूँ, 1, 2। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर बताओ देख के, डी बी का सबसेट है या नहीं है, बताओ। डी के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो जाहिर सी बातें होगा, तो बिल्कुल येलो लगा दिया मैंने। ठीक है भाई, बी के सारे डी के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं तो लगा दिया, ठीक है, हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात देखो, वो दोनों पूरे के पूरे इक्वल नहीं है, मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट नहीं आ रहे, बी में कुछ एलिमेंट्स बच गए, जैसे 3 और 4 बच गया। जब ऐसा हो जाए ना, 3 और 4 बच जाए, तो हम उसको कहेंगे कि डी बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट मीन्स नॉट इक्वल्स, इक्वल्स टू में ये आता है, और जब मैंने ये डैश हटा दिया तो अब हम इसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट। आप फिलहाल सबसेट पे ही अपना फोकस रखो, और बस एक बात याद रख लो कि अगर दोनों के दोनों सेम नहीं होंगे तो हम हमेशा ये वाली साइन लगाएंगे, जो मैंने अभी लगाई है, ये सी करके जो लगाई है। ठीक है, और ये साइन किसकी थी, प्रॉपर सबसेट की थी ये साइन। ठीक है, और अगर सारे के सारे एलिमेंट्स बराबर हुए, तो आप ये इक्वल्स टू की इसके नीचे एक डैश भी लगा दोगे, जो डैश आती है। उम्मीद है आपको अब समझ में आया होगा। तो डी बी का सबसेट है या नहीं है, सबसेट तो है, लेकिन हम उसको वर्डिंग में कहेंगे प्रॉपर सबसेट। सबसेट भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपसे किसी टीचर ने पूछ लिया कि बताओ प्रॉपर सबसेट है या सबसेट है, तो फिर आप प्रॉपर सबसेट कहोगे, वरना आप इसको सबसेट भी कह दो तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जो सिंबल है वो सिंबल आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा, इसके नीचे डैश नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे, बी में कुछ एलिमेंट्स बच गए। अब आगे चलते हैं।
मैंने आपको सिंबल्स कितने पढ़ा दिए? एक ये सिंबल और ये दो ये सिंबल। ठीक है। अब और सिंबल्स देखते हैं हम कौन से होते हैं। सबसेट तक अच्छे से रिवीजन आपको करना है और उसकी कोशिश करना है कि एक नोट्स बना लो या उसकी एक प्रैक्टिस कर लो, कुछ लिख लो। कुछ क्वेश्चंस आप इंटरनेट से भी उठा सकते हो कि दो सेट्स उठा लो और फिर बताओ कि वो उसका सबसेट है या नहीं है, या वो उसका सबसेट है या नहीं है, या वो उसका प्रॉपर सबसेट है। इस तरह की बातें आप पहले ना इंटरनेट से कुछ क्वेश्चंस निकाल के ऐसे प्रैक्टिस कर लो, तो आपको फिर आगे जो अब मैंने सुपर सेट समझाऊंगा ना, ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। सुपर सेट में क्या होता है देखो, अगर सेट बी के पास ए के सारे एलिमेंट्स हो तो बी ए का सुपर सेट कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? वही एग्जाम्पल उठाता हूँ जो कि मैंने अभी बनाई थी। तो ये जो डी वाली बनाई थी ना, यही वाली एग्जाम्पल पे कर लेता हूँ, बस मैं डी की जगह ए नाम लिख देता हूँ। 1, 2 और बी इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। अब मैंने आपको एग्जाम में पेपर दिया, वो क्वेश्चन दिया, और उस क्वेश्चन में मैंने आपको कहा कि बताओ ये ए बी का सबसेट है या नहीं है। बिल्कुल है। ए बी का सबसेट है, तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, आप इस तरह से लिखोगे, डैश नहीं बनाओगे। ठीक है, पहली तो एग्जाम्पल ये होगी जो कि मैंने अभी आपको समझा दी, ऊपर का दोबारा से रिवीजन करा दिया। ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, तो ए बी का सबसेट है। अब सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट ये होता है कि बी जो बच गया ना, बी जो है, तो हम कहते हैं अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट कहलाएगा। बस ये है, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी कह सकते थे हम, अगर ए बी का सबसेट हो रहा था तो बी को एक, अगर ए बी का सबसेट हो रहा था तो बी को ए का सुपर सेट कहेंगे, बस उल्टा कर देंगे। बी को ए का कहेंगे सुपर सेट। इसी तरह से यहाँ पे अगर डी उसका प्रॉपर सबसेट हो रहा था तो मैं बोल दूंगा कि बी डी का है सुपर प्रॉपर सबसेट। समझ गए? तो देखो, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, इसका सिंबल कैसा है? अगर सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि सबसेट बनना चाहिए। तो ए बी का सबसेट है, बिल्कुल है। तो बी को कहेंगे कि बी ए का प्रॉपर सुपर सेट है। प्रॉपर क्यों कहा मैंने? दोबारा वो प्रॉपर वाली बात आ गई। प्रॉपर क्यों कहा? क्योंकि इक्वल नहीं है ना, सारे के सारे एलिमेंट्स नहीं है, कुछ एलिमेंट्स बच गए। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स बच गए। तो अगर कुछ एलिमेंट्स नहीं बचते तो मैं ऐसी डैश लगा देता, ये होता है बस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये प्रॉपर सुपर सेट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया ए। अच्छा, सुपर सेट जो होता है इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, और इस तरह से भी। अगर ये ऐसे डैश नहीं लगा हुआ होगा तो हम इसको कहेंगे प्रॉपर सुपर सेट। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, और बी की जगह मैंने बनाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 एंड 8। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको पहचानना है, मैंने क्वेश्चन दे दिया और ये पूछा कि बताओ बी ए का सुपर सेट है या नहीं है। क्या बोला मैंने? बी ए का सुपर सेट है या नहीं है, मैंने क्वेश्चन में ये बात पूछी आपसे। तो आप सबसे पहले तो देखोगे सबसेट। तो ए बी का सबसेट बन रहा है। सबसेट का मतलब क्या था? ए के सारे एलिमेंट्स बी में आने चाहिए। तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, बिल्कुल हैं। 1, 2, 3, 4, 5 हैं। अगर कोई भी एक एलिमेंट मौजूद नहीं होता ना, मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 लिख दिया, अब तो मौजूद नहीं है, तो अब ये सबसेट भी नहीं होगा ना सुपर सबसेट होगा। ठीक है। तो ए बी का सबसेट है या नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर मैं कहूँगा कि बी ए का कहलाएगा प्रॉपर सुपर सेट, बस ये है। प्रॉपर क्यों बट मैंने बोला? प्रॉपर इस वजह से बोला कि दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, कुछ बच जाएंगे एलिमेंट्स बी में, कुछ एलिमेंट्स बी में बच गए। एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। मैंने ए बनाया ए बी सी, और बी बनाया ए बी सी। अब बताओ ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, तो ए बी का सबसेट है। सबसेट कौन सा वाला है? ये वाला। ठीक है, जिसमें इक्वल्स की साइन आएगी। तो जाहिर सी बात है, जब ए बी का सबसेट है तो बी ए का बाद वाला सेट बी ए का सुपर सेट कहलाएगा। सुपर सेट मतलब अब इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। बस ये होता है लिखने का तरीका जो कि मैंने अभी आपको बताया। मैंने अच्छी खासी, उम्मीद है आपको अच्छी खासी एग्जाम्पल दे दे के समझाया होगा, और आपको ये समझ भी आया होगा।
अब आगे नेक्स्ट सिंबल देखते हैं, नेक्स्ट सिंबल कौन सा है। इस तरह से कुछ अगर एन की तरह से कुछ लिखा हुआ होगा तो हम इसको कहेंगे इंटरसेक्शन, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। और अगर कुछ इस तरह से आगे यू की तरह तो इसको हम कहेंगे यूनियन। मैंने एक सेट बना दिया एस और कह दिया 1 2 3। तो मैंने पूछा बताओ टू बिलोंग कर रहा है एस के सेट में, तो आप बोलोगे जी टू बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब होता है टू इज अ नंबर ऑफ सेट एस। अगर आप लिखना चाहो इसको तो आप इस तरह से लिखोगे टू इज अ नंबर ऑफ सेट एस। अच्छा, ये जो भी बनाया कोई सेट नहीं है, ये मैंने बस आपको एक समझाने के लिए बताया कि इस बात को हम इस तरह से रीड कर सकते हैं। और अगर मैंने पूछा बताओ यहाँ पे 5 एस का एलिमेंट, तो 5 नहीं है ना, आप इसको लिखोगे कैसे? आप इसको इस तरह से लिखोगे जो हमने ऊपर सिंबल बनाया था, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एस। इसकी वर्डिंग बनेगी 5 डज नॉट बिलोंग्स टू एस। एस क्यों? क्योंकि मैंने एस का सेट बनाया है यहाँ पे, तो अब समझ में आ गया। ये जो दो सिंबल बनवाए थे मैंने, इन दो सिंबल्स को लिखते किस तरह से हैं।